नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे। दोस्तों मैं आज आपके लिए पटवार का मॉक टेस्ट नंबर 17 है, इसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। किस तरह के एग्जाम्पल आए थे चर्चा करते हैं। सबसे पहले एनालॉजी से एग्जाम्पल था, लेखक का संबंध कलम से है तो दर्जी का संबंध किससे होगा? कुल्हाड़ी से होगा, सुई से होगा, आरी से होगा या स्केल पेल से होगा? आंसर है सुई, निडिल। ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। ये पैसेज वाला एग्जाम्पल है 2 से 4 के लिए। क्या पैसेज पूछा गया था एक बार देख लीजिए, फिर इस पे चर्चा करूंगा मैं, ठीक है। फिर इस पैसेज को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल पूछे गए थे उन पे भी हम चर्चा करेंगे। फटाफट से एक बार पढ़ लीजिए और फिर हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहा है देखो। कोयला और बिजली भारत में ऊर्जा क्षेत्र में प्रधान आधार हैं। कौन कौन? एक तो कोयला और एक बिजली, ठीक है। कोयला देश की ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ है, कोयला, ठीक है। और ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने रहने की संभावना है। वह देश की 50% से अधिक व्यापारिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। अन्य जीवाश्म ईंधनों की तुलना में कोयला के अपेक्षाकृत विशाल भंडार के सूचित आंकड़ों के बावजूद देश में समय समय पर कमी का सामना करना पड़ता है। बहुत भंडार है कोयला के, फिर भी देश में जो है इनकी कमी का सामना करना पड़ता है, ऐसे कह रहा है। विभिन्न अध्ययन समूहों द्वारा कोयले की पूर्वानुमान घरेलू कोयले की मांग और आपूर्ति को बढ़ाता हुआ अंतर दिखाते हैं। इसका परिणाम होगा कि अधिक आयात। इसके अलावा देश में भंडारों को प्राय बढ़ाकर बताया जाता है, क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया में कोयला खनन और खोज की गुणवत्ता, तकनीकी संभाव्यता और आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार नहीं किया जा सकता, ठीक है। मोटा मोटी कोयला और ऊर्जा के बारे में बात हो रही है। किस तरह के एग्जाम्पल पूछे थे? ये निष्कर्ष है कि भारत की कोयला खाने और खनन गतिविधियां वाणिज्य रूप से व्यवहार्य है। तो ये वाली बात तो, गतिविधियां वाणिज्य रूप से व्यवहार्य हैं, बिल्कुल। इसमें तो क्या है कि भाई 50% से अधिक व्यापारिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है, लिखा है। और यहाँ वाणिज्य वाली जो बात है, इसमें मतलब वाणिज्य मतलब एक तरह से ये कह सकते हो कि इनसे प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। तो भाई कोयला से प्रॉफिट होता है देश में। तो यहाँ पर जो बात लिखी हुई है कि भारत की कोयला खाने और खनन गतिविधियां वाणिज्य रूप से व्यवहार्य हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से ये बात सही है। इनसे भारत को जो है वो फायदा होता है। तो संभवतः सत्य नहीं हो सकता, डाटा तो पूरे हैं, असत्य नहीं हो सकता, डेफिनेटली ट्रू होगा, यानी निश्चित रूप से ये बात क्या है? सत्य है। तो फर्स्ट वाले का आंसर आएगा निश्चित रूप से सत्य। अगला एग्जाम्पल क्या है? विकसित देशों की कोयला खानें भारत की कोयला खानों से ज़्यादा लाभ कमाती हैं। विकसित देश की कहीं भी पूरे पैसेज में हमारे पास कोई लाइन नहीं थी, और जब लाइन नहीं है तो इसको आप जबरदस्ती लेके नहीं आओगे, इसलिए निश्चित रूप से सत्य गलत हो गया, संभवतः सत्य भी गलत हो गया, असत्य भी गलत हो गया, डाटा अपर्याप्त है। 3 नंबर जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं। कोयला भंडारों की मूल्यांकन प्रक्रिया कोयले भंडारों की ठीक से पहचान करने में समर्थ नहीं है। कोयला भंडारों की मूल्यांकन प्रक्रिया कोयला भंडारों की ठीक से पहचान करने में समर्थ नहीं है। ये बात लिखी थी भाई पैसेज के अंदर, ठीक है। इस तरह की जो बात लिखी थी वो पैसेज के अंदर लिखी थी कि यहाँ लिखा है, अन्य जीवाश्म ईंधनों की तुलना में कोयला अपेक्षाकृत विशाल भंडार सूचित आंकड़ों के बावजूद देश में समय समय पर कमी का सामना करना पड़ता है। विभिन्न अध्ययन समूहों द्वारा कोयले के पूर्वानुमान घरेलू कोयले की मांग पर आपूर्ति पर बढ़ाता है, ठीक है। तो ये बात जो है ना, निश्चित रूप से इसको देखते हुए क्या है? सही है। तो डेफिनेटली ट्रू जो है इसका आंसर माना जाएगा। इस तरीके से होगा, देख लो एक बार सभी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या आ रहा है देखो। यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्यूमा, प्यूपा, अंडा, वयस्क और लार्वा। तो वयस्क तो सबसे आखिरी में आएगा, ये बात फाइनल है, 4th नंबर पे आएगा ये, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा कि सबसे पहले सर अंडा आता है, बिल्कुल। अंडे से क्या बनेगा? लार्वा, और लार्वा से क्या बनता है? प्यूपा, और उसके बाद में आखिरी में वयस्क। ऑप्शन की बात करूं
तो 1 नंबर 2 पे है, 2 नंबर 4 पे है, 3 नंबर 1 पे है और 4 नंबर 3 पे है। 24 13 जो है करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन जो है बच्चों इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 5वां था। छठवें में आपको ये देखना है कि क्रम क्या चल रहा है इसके अंदर। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। ये सारे के सारे अक्षर यहाँ हैं, क्रम क्या चल रहा है वो देखना है। 1 2 3 4 5 6, 5 1 4 3 6 2। इसी क्रम में आंसर चाहिए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कैसे लिखोगे बच्चों? 5 1, 5 1 का मतलब है एल एस। 5 1 4 3, 4 3 का मतलब है बी ए। 6 2, 6 2 का मतलब है ई टी। एल एस, अच्छा एल है नहीं यहाँ पर, सी क्योंकि दो हैं। ओके, तो इन सी का जो है क्रम चेंज हो सकता है, डबल अक्षर का क्रम चेंज हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इसको सही कर देते हैं हम। यहाँ पर इसको ले लो बेटा 2 और इसको ले लो 5। ठीक है, तो इसको ले लो 2 और 2 नंबर वाला कौन सा है? टी। तो 2 नंबर वाला टी है और 5 नंबर वाला क्या है बच्चों? 5 नंबर वाला जो है एल। अब ठीक है, टी एस बी, टी एस बी ए ई एल, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल था। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है और डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे बच्चों। ये कह रहा है ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल था। क्या लिखा है? के इज द शॉर्टर देन, नहीं ये ब्लड रिलेशन रैंकिंग टेस्ट का है। शॉर्टर देन एन बट टॉलर देन एम। के एन से छोटा है, के एन से छोटा है लेकिन एम से लंबा है। जे के से लंबा है लेकिन एन से छोटा है। जे के से लंबा है लेकिन एन से छोटा है, इन दोनों के बीच में आएगा, ये सीधी बात है। के एन एम जे में से सबसे छोटा कौन है? कि साहब एम है। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। बहुत आसान प्रश्न था ये। आपसे पूछ रहा है कि 4 पुस्तकों की सूची दी गई है जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं और यह पुरस्कारों की सूची दी गई है। 3 किसी प्रकार समान है, एक बेमेल को छांटना है। पद्मा भूषण, पद्म भूषण, पद्मा विभूषण और पद्मा भूषण और पद्मश्री, ये तीनों अवार्ड बच्चों एक ही होते हैं। और परमवीर चक्र जो है सेना में मिलता है, इसलिए ग्रुप से अलग माना जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इसमें से ग्रुप बनाना है आपको कि 3 आकृति एक जैसी कौन कौन सी दिख रही है? कि सर 2 4 7 एक जैसी हैं। 2 4 7 कौन से में? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। लो आंसर ही आ गया भाई। और अगला देख लो, आधे आधे हिस्से की शेडेड में बात करें, शेडेड की बात करूं तो कौन कौन से? 1 9 और 6 शेडेड वाली आकृति है, बची कुची एक आकृति है। बी ऑप्शन जो है इसका 100% सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये आपके सामने है। क्या सीरीज चल रही है वो आपको देखना है। यहां से अगर मैं बात करूं तो बी से अगर एफ की बात करूं तो +4 है। एफ से जे की बात करूं तो +4 है। डब्लू से एस की बात करूं तो बच्चों -4 है। और यहाँ -4 की बात करूं तो आएगा ओ। ये फाइनल हो गया। ठीक है, अब ओ तो आ गया, इसका मतलब बी और डी आंसर नहीं हो सकते, फाइनल है। ठीक है, तो बी और डी तो आंसर हो नहीं सकते। अब बचते हैं बेटा ए और सी। ए और सी में क्या खास बात है? ए और सी में ओ पी, अच्छा सेकेंड लेटर को ही देख लेते हैं। सेकेंड लेटर को अगर देखते हैं या फिर आखिरी लेटर को देख लेते हैं, आंसर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए, ए, ई, आई, ए से ई की बात करें +4 है, +4 है। +4 की बात करूं 9 और 4 13, एम आना चाहिए और एम जो है वो आ नहीं रहा है ना। ए से ई +4 है और ई से आई भी अगर देखा जाए तो +4 है। अच्छा, पर इससे अगला थोड़ा ना पूछ रहा है, इससे अगला नहीं पूछ रहा है, रुको अभी। यहां से अगर मैं देख रहा हूं सेकंड से, सेकंड वाले से देख रहा हूं
तो x से t की अगर बात करें तो -4 है, और t में -4 करूं तो p आएगा। अब ठीक है भाई, OP किस में दिखाई दे रहा है कि सर सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो करेक्ट आंसर जो आने वाला है इसका सी ऑप्शन आने वाला है। ये अल्फाबेट सीरीज का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं, डायरेक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल आ चुका है अपने सामने। अनिल पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। सबसे पहले मैप, मुख है ईस्ट पूरब में, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अंतर निकालना पड़ता है डिग्री में, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भेजना है। अब जब इसका मुंह इधर है तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ होता है और क्लॉकवाइज हमेशा राइट हैंड की तरफ होता है। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब इसको आप भेजेंगे तो ये डायरेक्शन आएगी बेटा नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूरब। ऑप्शन है क्या नॉर्थ ईस्ट? यस, ए ऑप्शन जो है इसका सटीक आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये इसका एग्जाम्पल है और करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या क्या आएगा। इन सभी नंबर से 13 कैसे ला सकते हो, इनको जोड़ के देख लो। 12, 8, 20 और 4 24 और 2 26। 26 से 13 कैसे ला सकते हो? डिवाइडेड बाई 2 करके ला सकते हैं सर। इसमें भी क्रम बनना है क्या? 16, 24, ये आ गए साहब आपके 40, 40 और 42, 40, 52, 52 का आधा 26। सही बैठ रहा है भाई? ऐसी आंसर चाहिए। 22 प्लस 14 प्लस 2, अभी तक टोटल करें इनका तो 22 और 14 की बात करें तो 22 और 14 जो आ गए भाई आपके 36 आ गए। 36 और 2 38, 38 और 44 लाना चाहिए, क्योंकि 22 का डबल 44 होता है, 2 का भाग लगेगा। और 38 में कितना जोड़ूं 44 आ जाए 6, और 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 22 आ जाएगा। तो फाइनल है क्या आंसर आएगा यहाँ पे कि सर यहाँ 6 रखने पे जो है बात सही होगी। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। पूरी क्लास देख लो, बाहर के सभी नंबर को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करना है। बढ़ते हैं आगे। ये 13 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है राधा दक्षिण पूरब की ओर 9 मीटर चलती है। दक्षिण पूरब की ओर 9 मीटर चलती है। दक्षिण पूरब यही है, 9 मीटर जाती है। उसके बाद में पश्चिम की ओर 15 मीटर जाती है। पश्चिम की ओर 15 मीटर जाती है। यहाँ से उत्तर पश्चिम में 9 मीटर जाती है। उत्तर पश्चिम की बात करूं तो नॉर्थ वेस्ट यही है, 9 मीटर जाती है। ठीक है, अंत में वह पूरब की ओर 6 मीटर जाती है। 6 मीटर जाती है पूरब की ओर। ठीक है, अब वह बिंदु पर किसी बिंदु पर खड़ी हो जाती है, तो शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूरी पर खड़ी है? ये दूरी और ये दूरी बराबर होंगी, जाहिर सी बात है। 15 में से 6 घटा लो, कितनी दूरी पे खड़ी होगी? 9 पे। ऑप्शन की बात करें 9 मीटर, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। इस तरीके से जो है ये डायरेक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल सॉल्व हुआ है। 9 मीटर जो है इसका सही आंसर है। 13 हो चुके हैं, 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? 5 व्यक्ति हैं, अभिषेक, राज, ब्रिज, रिटर्च और दास, एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हैं। जरूरी नहीं है इसी क्रम में बैठे हों। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 सीढ़ी पे बैठा दिए। ये लोगों को बैठाना है मुझे। रिटर्च जो है वो अभिषेक के ठीक ऊपर है, अलग से लिख देता हूं, अभिषेक के ठीक ऊपर है। रिटर्च और दास के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, यदि दास अभिषेक के नीचे बैठता है तो यहां पर अभिषेक आना चाहिए। ठीक है, अभिषेक के नीचे बैठता है दास, तो दास अभिषेक के भी नीचे बैठता है, और रिटर्स और दास के बीच में जो है ये यहाँ लिखा था कि रिटर्स जो है वो अभिषेक के ठीक ऊपर बैठता है। ठीक है, और दास अभिषेक के नीचे बैठता है। दास अभिषेक के नीचे बैठता है, तो ये लगातार होंगे फिर तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर मैं रिटर्च लिख दूं तो इसके नीचे कौन आएगा? अभिषेक। ठीक है, अभिषेक और ये दास। तो बात ये आती है, अब आपके एक चीज समझ में ये देखनी है आपको समझने के लिए कि राज रिटर्च के ठीक ऊपर बैठता है। राज जो है रिटर्च के ठीक ऊपर बैठता है, ये लाइन हमने छोड़ दी थी, तो राज आएगा यहाँ।
राज ऋटज के ठीक ऊपर बैठता है, ऋटज अभिषेक के ठीक ऊपर बैठता है। 3 तो ये लगातार हैं। ऋटज और दास के बीच में 2 लोग हैं, यदि दास अभिषेक के नीचे बैठता है, दास अभिषेक के नीचे बैठता है, ठीक है। ऋटज और दास के बीच में 2 लोग हैं, ऋटज और दास के बीच में 2 लोग हैं, तो एक काम करिए, ऊपर ऊपर बेटा राज को लिखिए, और यहाँ पर आ जाएगा ऋट, और यहाँ पर आ जाएगा अभिषेक, और ऋटज और दास के बीच में 2 लोग थे, ऋटज और दास यहाँ आ जाएगा बेटा। बचेगा कौन फिर? ब्रिज, ये बचेगा। ये क्रम हो चुका है पूरा, ठीक है भाई। तो आपसे लिखी हुई सारी बातें जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं, और आपसे पूछा गया है कि दास और राज के बीच में कितने लोग बैठेंगे। दास और राज को देख लीजिए आप, दास और राज के बीच में भाई 3 लोग बैठेंगे, तो ए ऑप्शन जो है 14 का करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सही आंसर आपका माना जाएगा, यानी 3। बढ़ते हैं आगे। 15 नंबर का एग्जाम्पल है आपके सामने, इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है सुनना। गीता का परिचय देते हुए भानु ने कहा, कहने वाली कौन थी बेटा? भानु। किसका परिचय दे रही थी? कि सर गीता का परिचय दे रही थी। गीता का परिचय देते हुए भानु ने कहा कि वह मेरी दादी की इकलौती बेटी, वह मेरी दादी की इकलौती बेटी की बेटी है। भानु का गीता से क्या संबंध है? भानु की दादी की इकलौती बेटी होती है बुआ, बुआ की बेटी होती है कजन, तो कजन का जो रिलेशन है वापस देख लेते हैं। भानु की दादी और दादी की इकलौती बेटी मतलब बुआ, भी भानु की दादी और दादी की बेटी कौन होती है? बुआ ही होती है, और बुआ की बेटी मतलब कजन। तो आपसे पूछ रहा है भानु का गीता से क्या संबंध है? कजन आएगी। क्या ये बेटा है, क्या ये भाई है, क्या ये पिता है, या मैटरनल अंकल है? तो ठीक है, भानु जो है सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली वन डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। हाउ इज भानु रिलेटेड टू गीता? तो ये भाई कजन सिस्टर हो सकती है, सिस्टर ऑप्शन में नहीं है, इस कारण से कजन ब्रदर, वैसे तो कजन ही आएगा, पर यहाँ पर कजन लिखा नहीं है और सिस्टर भी नहीं है, इस कारण से जो आंसर है इसका ब्रदर आएगा। और भानु, भानु को जो है मैं मान लेता हूँ कि भानु जो है वो लड़का है, तो इस कारण से जो है आंसर वैसे कजन आना चाहिए। गीता का परिचय देते हुए भानु ने कहा कि वह मेरी दादी, और दादी की अगर बात करें, हिंदी में दादी है और इंग्लिश में ग्रैंड मदर का मतलब नानी भी होता है। ग्रैंड मदर का मतलब क्या होता है? नानी भी होता है। मेरी नानी की इकलौती बेटी, और इकलौती बेटी की बेटी मतलब मेरी बहन, और बहन का कौन है? ये भाई। रिश्ता देखो दोनों तरीके से देखना पड़ेगा बच्चों, इंग्लिश में भी देखना पड़ता है, हिंदी में भी देखना पड़ता है। हिंदी मीडियम वाले यहाँ थोड़े से परेशान रहेंगे, कजन पे जाएंगे, क्योंकि दादी के हिसाब से जो है वो कजन आएगा, और कजन ऑप्शन में नहीं है, इस कारण से आंसर अपन ने लिया है, क्योंकि ग्रैंड मदर का मतलब दादी नानी जो है दोनों सही है, और ये उत्तर दादी के हिसाब से नहीं बेटा, नानी के हिसाब से आएगा, और इस कारण से आंसर आएगा इसका भाई। नेक्स्ट, 6 शिक्षक, 6 स्कूल, एक स्कूल में 6 शिक्षक हैं। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, डी और ए गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं, सी और ई अंग्रेजी और गणित पढ़ाते हैं, एफ और बी हिंदी और फ्रेंच पढ़ाते हैं। सबसे अधिक विषय किसने पढ़ाए हैं, ये आपसे पूछ रहा है। सबसे अधिक विषय जो हैं वो किसने पढ़ाए हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो ठीक है, आप लाइन से जमा दीजिए इनको। कैसे जमाओगे देखो, ए बी सी डी ई एफ, टोटल एफ तक ही है, और सब्जेक्ट बहुत सारे थे बेटा। एक तो हिंदी, और एक इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, एक साइंस, और एक मैथ, एक फ्रेंच। ठीक है, ये जो हैं ये आपके सब्जेक्ट हैं।
जो जिसमें निपुण है उसमें हम टिक कर देंगे, जो जिसमें निपुण नहीं है उसको खाली छोड़ देंगे हम। ठीक है, शुरू कर रहा हूं मैं, पूरी क्लास बोर्ड पे देखें। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, एक बार देख लो सभी, फिर इसको बनाता हूं मैं सारणी को। हाँ भाई, देख लिया है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर लिखा है छः, एक स्कूल में छः शिक्षक हैं, ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पसंद करते हैं। ए और बी जो है हिंदी इंग्लिश पसंद करते हैं, दोनों पे मैं राइट टिक कर लेता हूँ। ए और बी हिंदी इंग्लिश, ठीक है। आगे लिखा है डीए गणित और विज्ञान पढ़ते थे। डीए गणित विज्ञान, गणित और विज्ञान, डीए गणित और विज्ञान, ठीक है। आगे लिखा है सीई अंग्रेजी गणित पढ़ते थे। सीई अंग्रेजी गणित, इंग्लिश मैथ, और ईवी इंग्लिश मैथ, ठीक है। एफ बी हिंदी और फ्रेंच पढ़ते थे। एफ बी हिंदी और फ्रेंच, फ्रेंच और हिंदी, और बी भी हिंदी पढ़ रहा था, फ्रेंच और पढ़ेगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे अधिक विषय किसने किसने पढ़ाए थे। तो ए पे 4 आ रहे हैं, यहाँ 3 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो ए जो है सबसे ज़्यादा विषय पढ़ाता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 17 नंबर है, लिखा है प्रेरणा, कुतुब, राहुल, स्टाइलिन, तुहीन, उजाला, वरुण और वाहिदा केंद्र की ओर मुख करके वृत्त के चारों ओर बैठते हैं, ठीक है भाई। तो सर्किल बनेगा बच्चों 8 लोगों के लिए, 2 4 6 और 2 8। राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का राइट होगा, जाहिर सी बात है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि वाहिदा प्रेरणा की ठीक बाईं ओर है, लेकिन तुहिन या स्टालिन का पड़ोसी नहीं है। उजाला कुतुब के दाईं ओर है, वरुण तुहिन के बगल में बैठा है, राहुल तुहिन और उजाला के बीच में। यहाँ से शुरुआत करते हैं। राहुल जो है तुहिन और उजाला के ठीक बीच में। आगे लिखा है कि उजाला कुतुब के दाईं ओर है, ठीक है। तो यहाँ पर उजाला और ये कुतुब के दाईं ओर, और यहाँ राहुल तुहीन, ठीक है। आगे लिखा है कि ये कंप्लीट हो गया अपना, राहुल तुहिन और उजाला के बीच में है, ठीक है। और इसमें लिखा था उजाला कुतुब की ठीक दाईं ओर है, वरुण तुहिन के बगल में बैठा है। वरुण जो है तुहिन के बगल में बैठा है, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे लिखा है कि वाहिदा प्रेरणा की ठीक बाईं ओर है, और तुहिन या स्टालिन की पड़ोसी नहीं होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, प्रेरणा को यहाँ लिखते हैं, ठीक बाईं ओर कौन है, वाहिदा, और स्टाइलिन की पड़ोसी वाहिदा नहीं होनी चाहिए, तो स्टाइलिन यहाँ आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले के दाईं ओर दूसरा है, यानी प्रेरणा राहुल के दाएं दूसरी है क्या। प्रेरणा राहुल के दाएं दूसरी नहीं है। और वाहिदा वरुण के दाएं दूसरी है क्या, वरुण के दाएं है। और तुहीन उजाला के दाएं दूसरा है क्या, तुहीन उजाला के दाएं दूसरा, पहला दूसरा सही है। आंसर सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। नंबर 17 हो चुका है। 18 नंबर है, क्या लिखा है क्वेश्चन में देख लो। जे के एन ओ एक पंक्ति में खड़े हैं, यदि हम उन्हें सबसे ऊंचे से सबसे नीचे क्रम में खड़ा करें तो उनमें से कौन सा सबसे पहले स्थान पर खड़ा है, ठीक है। स्टेटमेंट में लिखा है जे के से ऊंचा है, जे जो है वो के से ऊंचा है, जे के से ऊंचा है, एन सबसे छोटा है, ठीक है। एक और बचा है, के ओ से ऊंचा है, के जो है वो ओ से ऊंचा है। तो यहाँ पर इनमें से कौन से स्टेटमेंट पर्याप्त हैं क्रम बनाने के लिए। पहला दूसरा अकेले से काम बनेगा नहीं, पहले तीसरे से काम बनेगा नहीं, पहला दूसरा तीसरा सभी से जो है आंसर आएगा, और दिए गए तथ्य पर्याप्त नहीं है। तो पूरा क्रम जो बनेगा वो सी ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही जानकारियां जरूरी है, जिससे एक क्रम जो है बन सकता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे 19 नंबर की तरफ। 19 नंबर में इनका टोटल ये है, तो 3 और 7 10 ये रहा, 9 और 2 11 ये रहा, टोटल कह रहा है योग 7 5 12 ये रहा। ऐसा ही इसमें देख लो, 9 और 2 11, 7 6 7 5 12, 7 6 13, सही है। इनका टोटल जो है कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, टोटल आ रहा है 15, इनका टोटल आ रहा है 16। 14 15 16 की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है आपके, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। यहाँ पर लिखा है
चार किसी प्रकार, चार में से तीन किसी प्रकार संबंधित हैं, अलग को आपको छांटना है, तीन का ग्रुप बनेगा, तो क्रम क्या चल रहा है वो आपको देखना है। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो ये +2 की सीरीज है, इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं। बचे कुछ में देखें अगर हम इनके बीच में, O से Q भी 2 का अंतर है और Q से S भी 2 का अंतर है, U से W 2 का 2 का 2 का 2 का, और L से M 1 का, यहाँ 2 का, यहाँ 1 का, और यहाँ 3 का। यही ग्रुप से अलग है, डी ऑप्शन जो है ग्रुप से अलग माना जाएगा, जबकि सब में 2 2 का अंतर आ रहा है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये सीरीज दे रखी है, इसमें कह रहा है कि बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर छठा, बाएं से दाएं नियम कहता है बच्चों प्लस कितना आ रहा है, आपके 21 आ रहा है। और एक गिनना कहाँ से, जो पहले लिखा होता है, तो कहाँ से बाएं से 21 गिनना है, क्या आ रहा है देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 8 आएगा, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा, बहुत आसान था। 21 22 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये आपके एनालॉजी का एग्जाम्पल है, इसमें आपको देखना है क्या क्रम बनेगा। 343 में जानता हूँ कितने का क्यूब होता है, 7 का। ये 11 का क्यूब होता है, दोनों के बीच में जो अंतर है 4 का अंतर है। ऐसे ही ये 9 का क्यूब होता है, और अगर इसमें 4 जोड़ूं तो 9 और 4 13, 13 का क्यूब आपको लेना है। 13 का क्यूब कितना होता है, 2157 होता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं आगे। 23 भी एनालॉजी का एग्जाम्पल है। यहां से देखा जाए तो -10 है, ये सब में -10 है। -10 करूं तो G आएगा, -10 करूं तो K आएगा, -10 करूं तो 12 आएगा, -10 करूं तो G K L और P आएगा। करेक्ट आंसर आएगा C ऑप्शन। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, छात्रों की पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से 10वें स्थान पर है। ये छात्र है, दोनों छोर से 10वां, यहाँ से 10वां और यहाँ से भी 10वां। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। दोनों को जोड़ के लास्ट में -1 करना पड़ता है, तो कुल कितने छात्र हैं, 19, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से ये होगा, आंसर आएगा डी। अब बढ़ते हैं, इस सीरीज की बात करें कि श्रृंखला में जो क्रम है वो क्या चल रहा है, वो आपको पता करना है, ठीक है। अब यहाँ से 69, 55 और 26 और 13 और क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, सीरीज का पता करना है। यहाँ से ये कैसे आ सकता है, तो 6 गुणा 5, 6 गुणा 9 करें, 6 नाम 54 और एक 55। यहाँ से बात करें 5 गुणा 5 पचम 25 और एक 26। यहाँ से यहाँ की बात करें 6 दूनी 12 और एक 13, और यहाँ से यहाँ की बात करें 1 गुणा 3 प्लस 1 बराबर 4, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है नंबर सीरीज का क्रम चल रहा है। पूरी क्लास देख लो एक बार, थोड़ी बढ़िया सीरीज जो है इसमें दे रखी थी ये। तो अपना बच्चों ये 17 नंबर का पेपर जो है आज कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।